ऑनलाइन में क्या मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? ऑनलाइन में क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप लोग? ओके। तो सभी को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, क्लाइमेट और वेदर के फैक्टर को डिस्कस किया था। आपको कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हमने दिए थे कि आप लोग निकाल कर लेकर आओगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लेकर आए होंगे। दिखाइए। बेटा। हम्म। 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 कल दो क्वेश्चन दिए थे। बेटा, हमें आपकी पर्सनल बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने माइक को म्यूट करके रखें। ठीक है? चलिए। तो आप लोगों को कल एक बोला था कि पायरेनोमीटर, पायरेहिलियोमीटर और स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर जो है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोगों ने आंसर्स निकाले होंगे, और उसमें अगर नहीं निकाले हैं तो डेफिनेटली आपके लिए गलत है। कम से कम निकाल कर लेकर आओ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। मैं आपको तीनों इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग बता देता हूँ। देखो, पायरेनोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, ज़रा बोलिए। जो टोटल आपकी इनकमिंग रेडिएशन है सनलाइट से, उसको मेज़र करने के लिए कौन हेल्प करता है? आपका पायरेनोमीटर वर्क करता है। मैंने क्या बोला? जो आपकी टोटल इनकमिंग सनलाइट है या टोटल आपकी जो रेडिएशन है उसको मेज़र करने में कौन हेल्प करेगा? पायरेनोमीटर हेल्प करेगा। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इन टोटल इनकमिंग में मैंने क्या बोला? पायरेनोमीटर। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें कि डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेजर करने में कौन हेल्प करेगा? डायरेक्ट को हमेशा पायरे हिलियोमीटर क्या करता है? आपका पायरे हिलियोमीटर। और नैरो वेवलेंथ की जो आपकी सनलाइट है उसको मेजर करने में कौन हेल्प?
चलिए ऑनलाइन वालों, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस टाइम वेट किया करो, ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सम टाइम इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ये एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम है लाइट की, है ना, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। बट मेजर चीज़ ये है कि आप लोग जब भी ऐसा हो जाता है तो वेट कीजिए। देखिए क्या बोला, पायरेनोमीटर, पायरेहिलियोमीटर और स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। देखो पायरेनोमीटर की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, आपका टोटल जो आपकी इनकमिंग रेडिएशन है, टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मेजर करने में कौन हेल्प करता है आपका, यहाँ पर पायरेनोमीटर वर्क करता है। लेकिन पायरेहिलियोमीटर वर्क करता है किसके लिए, ये हमारा जो सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट आता है उसको मेजर करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, डायरेक्ट सनलाइट को। और जो हमारा स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है, ये तो याद रखना, ये इसरो ने डेवलप किया था, किसने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये जो है नैरो वेवलेंथ को मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या रहा, जो सनलाइट के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका। अब सनलाइट के बारे में हमने कल जो बातें की थी, एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ ताकि क्लास को हम ओवरकम कर सकें। और हाँ, मैंने 1-2 दिन पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आई थिंक जहाँ तक आप लोगों को याद होगा, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था कि जो एग्रीकल्चर है उसका टोटल जीवीए में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ज़रा बताइए, अभी प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में एग्रीकल्चर का टोटल जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन है, जल्दी से। 62%, अच्छा 16.5, अच्छा तो फिर 18.8 क्या है और 17.2 क्या है, बोलो। टोटल क्या बोला आपने, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है 18.8 और जीवीए कंट्रीब्यूशन 16.5, ऐसा है। लेकिन मैंने सुना है कि ये तो एक ही रिलीज कर रहे हैं अभी 2-3 साल से, जीवीए ही आ रहा है, जीडीपी आ ही नहीं रहा है। फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years हम लोग जीडीपी देख ही नहीं रहे हैं, लगातार क्या लिखा आता है, जीवीए। हाँ बोलिए, just raise your hand if you want to ask something and if you want to say something then just please raise your hand, है ना। एक अच्छे नागरिक के होते हुए हक बनता है, आपको बात रखने का अधिकार है, लेकिन जी कोई है, कोई भी बोलना चाहता हो। हाँ अमन बोलिए, अमन पांडे। दो 2020-21 में, और 16.5 फिर ये क्या बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। चलिए, जो प्रेजेंट टाइम का जीवीए कंट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या है, 18.8 है, ये आपको अच्छे से याद करना है। बाकी 16, 19 ये सारे क्या हैं, प्रीवियस डेटाज हैं, है ना, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका है वो क्या है, 18.8 है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीडीपी जीवीए के साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उस क्वेश्चन का था कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, ये क्वेश्चन आपसे जो है बोला गया था। देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आप लोग बोलते हो कि सर 142 भी है, 143 भी है, 145 है, 147 भी आ जाएगा और 148 भी आ जाएगा, 149, 152, है ना। इतने ऑप्शन आप लोग मुझे दे देते हो, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जैक्ट डेटा 147.2% है अकॉर्डिंग टू 2018, ठीक है। उसके बाद में ओवरऑल अगर देखा जाए
तो 4 स्टेट का डेटा अभी तक नहीं आया है 2019 का। कितना? 4 स्टेट का डेटा अभी तक नहीं है, और उस डेटा के ना होने के कारण ओवरऑल इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी दिखा रहा है वहां पर? 152। सो दिस इज नॉट ए ओवरऑल कलेक्शन ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी, दैट्स व्हाई ये आपका डेटा क्या होगा? रॉन्ग होगा। डेटा आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा, गलत होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बताया कि आपका सॉरी, ये आई थिंक सो अपडेट पे आ गया है। तो मैंने क्या बोला कि आपका जो ओवरऑल जीडीपी की अगर हम सॉरी ओवरऑल आपका अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी में अभी प्रेजेंट टाइम में 147.2 रहेगा। अगर अभी का डेटा आपसे कोई पूछ लेता है, लिख लो, गलत नहीं है, आपको प्रूफ दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पर, मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब बोलता हूँ और इतनी बार बोल चुका हूँ, तो उसका कोई मतलब होता है, और उसके लिए कोई आंसर भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि दो चीज डेटा है, डेटा के बारे में कभी कोई बहस नहीं हो सकती बेटा, वो आपका एग्जैक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बिना सोचे समझे क्या लगा लीजिए? 147.2। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है कि इंडिया की आपका ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक एरिया है, उसमें कौन सी रैंक है? देखो, ऑर्गेनिक फार्मर की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां है? इंडिया में है। कहां पर है आपके? इंडिया में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एरिया इंडिया में, मतलब आपका वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है, तो देखो 2000 अगर हम 18 की बात करते हैं, सॉरी 19 की बात करते हैं, तो हमारा डेटा क्या है? 5th रैंक है। लेकिन 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 4th रैंक है। अभी नया डेटा फिर आ गया है। आप लोगों में से कुछ लोग तो 9th पर ही अटके होंगे 2018 वाले डेटा के ऊपर, लेकिन 2018 में 9th रैंक थी इंडिया की वर्ल्ड के अंदर, 2019 के अंदर 5th थी, और 2020 के अंदर ये रैंक आपकी 4th हो चुकी है। अभी प्रेजेंट टाइम का जो IFOAM है ना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए डेटा रिलीज करती है, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपका इंडिया की रैंक अभी प्रेजेंट टाइम में 4th है, जो कि पहले कितनी थी? 5th थी लास्ट ईयर। और ये हर साल आपकी रिपोर्ट आती है, एक साल नहीं आती है, हर साल फरवरी के अंदर ये रिपोर्ट लॉन्च होती है। आप उसको चेक कर सकते हो FAO की वेबसाइट के ऊपर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड के अंदर एग्रीकल्चर का जो सेग्रीगेट डेटा आपका प्रोवाइड करवाते हैं, जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो आपकी मोस्ट प्रोबेबली रिपोर्ट्स लॉन्च करते हैं, वो कौन करता है? FAO करता है। और FAO के साथ मिलकर यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बात करें, ऑर्गेनिक सिनेरियो की बात करें, तो उसमें आपका IFOAM एक एजेंसी है जो कि वर्क करती है इसके लिए डेटा को कलेक्ट करने में। तो उनके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक अभी कौन सी है? 4th है। तो लेटेस्ट डेटा अगर कोई पूछेगा तो कौन सी रैंक है? 4th है। समझ में आया? कोई डाउट है किसी का? पक्का? चलिए, क्या समझ में नहीं आया? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर हम बात करते हैं तो देखो, दो डेटा यहां पर है। पहला डेटा है कि ऑर्गेनिक स्टेट हम किसको बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक स्टेट हम किसको कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक स्टेट प्रेजेंट टाइम में जो फुली ऑर्गेनिक स्टेट है वो सिक्किम है, और जो आपका यहाँ पर यूटी है वो हमारा लक्षद्वीप है। मैंने क्या बोला? यूटी आपका लक्षद्वीप है, लेकिन आपका यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टेट, तो वो हमारा सिक्किम है। लेकिन ओवरऑल जो एरिया ज्यादा है वो एमपी में सबसे ज्यादा है। कहाँ आपका सबसे ज्यादा है? एमपी में। तो उसके अकॉर्डिंग कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये कैसा हो सकता है कि वहां पर एरिया सबसे ज्यादा है और हमने सिक्किम को, भाई सिक्किम है कितना, समझ में आ गया, और एमपी कितना है? इतना। तो डेफिनेटली एरिया कहाँ ज्यादा होने वाला है ना? तो एमपी के अंदर एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में ज्यादा है, लेकिन आपका जो सिक्किम है वो फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, और लक्षद्वीप आपका यूटी है जो कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। और हाँ, आपका ऑर्गेनिक जोन जो आपका बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई आपका एग्जैक्ट डेटाज हम नहीं बोल सकते हैं। वो बार बार न्यूज आई है और उसी न्यूज के आधार पर आप लोग उसको डेटा मान सकते हो, लेकिन अभी तक न्यूज के साथ साथ कोई एग्जैक्ट डेटा के बारे में हमने बात नहीं की हुई है। समझ में आ गया? चलिए, तो हम
आपके आगे जो कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था बेटा, आपका सबसे पहले हमने स्टडी किया था क्या, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन के बारे में बात करें तो सोलर रेडिएशन क्या है, वो हमारी लाइट आती है, लाइट का पार्टिकल फोटोन होता है, और फोटोन जो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। लाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, आपका फोटो सिंथेसिस करता है। और प्लांट आपका जो फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसमें वो सनलाइट की उसको रिक्वायरमेंट होती है, उसको जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करता है, आपका फूड प्रिपेयर करता है। और उस दौरान जो लाइट की रिक्वायरमेंट है, जिसे आप लोगों ने कल पूछा भी था कि सर PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, दैट इज द 400 to 700 नैनोमीटर। एंड देयर आफ्टर आप लोगों को पता होना चाहिए क्लोरोफिल फॉर्मेशन जो है वो 380 nm पर होता है, नैनोमीटर पर होता है, ठीक है। और माइक्रोमीटर आ जाएगा तो क्या होगा 0.38, और माइक्रोमीटर अगर PAR में पूछ लेगा तो क्या होगा 0.4 to 0.7 आपका रेंज रहेगा, ये आपको याद होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका डेटा यहां पर आ सकता है क्या, कि आपका जो क्लासिफिकेशन है क्रॉप का वो हम कैसे करते हैं। तो पहला हमने बोला था कि रीजन के वाइज हम डिवाइड करते हैं, क्या, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल में हमारा वो आ जाता है जहां पर जिन क्रॉप को ज्यादा टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी भी क्या रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा होती है, वो टेम्परेट क्रॉप होती हैं। और टेम्परेट रीजन वो रीजन होता है जहां पर आपका क्लियरली डिफाइंड विंटर और समर सीजन नहीं होता है। लेकिन आपका सब ट्रॉपिकल रीजन वो होता है जहां पर आपका क्लियरली डिफाइंड विंटर और समर सीजन होता है। और यहां पर टेम्परेट रीजन वो है जो कि कुल क्लाइमेटिक आपका होता है। और इसी के बिहाफ पर हमने बोला था कि सब ट्रॉपिकल में हम टेम्परेट क्रॉप को भी ग्रो करवा सकते हैं जब विंटर सीजन आएगा, और सब ट्रॉपिकल में हम ट्रॉपिकल क्रॉप को भी ग्रो करवा सकते हैं जब समर सीजन आएगा। ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हमने बोला था वीट आपका एक टेम्परेट क्रॉप है, लेकिन फिर भी हम लोग कहां ग्रो करवाते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करवाते हैं। लेकिन किस सीजन में, विंटर सीजन में। लेकिन हम राइस की बात करें तो राइस एक आपका ट्रॉपिकल क्रॉप है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करवाते हैं। किस रीजन में, समर सीजन में, आपका खरीफ सीजन में। याद आ गया। उसके बाद हमने क्रॉप को क्लासिफाई किया था 3 बेसिस पर। आपका पहला था क्या, फोटोट्रॉपिज्म, जिसके अंदर हमने बोला था कि लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट मूवमेंट करता है दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। सेकंड इज फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब है कि लाइट की प्रेजेंस जो आपको रिक्वायर्ड है प्लांट को ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन, दैट इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म। पीरियड का मतलब मैंने क्या बोला था, एक स्पेसिफिक टाइम होता है ड्यूरिंग दैट प्लांट रिक्वायर्ड द लाइट। तो वो हमने क्या बोला था, यहां पर प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द क्या, आपका किसके दौरान, फ्लावरिंग टाइम के दौरान। तो उसी के बिहाफ पर हमने प्लांट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और आपका डे न्यूट्रल। शॉर्ट डे के अंदर हमने बोला था कि आपका प्लांट जो है जिसको अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 घंटे क्या होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ना, ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम। फिर ये क्वेश्चन आपका रेज होता है क्या, फ्लावरिंग टाइम पर जो आपके प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट है वो हमारा यहां पर क्या रहेगा, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। शॉर्ट डे के अंदर आपका 8 से 10 घंटे लाइट रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं, यहां पर आपका कितना हो जाएगा 14 to 16 आवर लाइट रिक्वायरमेंट। और ये फिर अपोजिट हो जाएगा यहां पर क्या, डार्क पीरियड। समझ में आ रहा है ये, चलिए। और इसको जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसका, लाइट का, ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम। सो दिस इज नोन एज डे न्यूट्रल प्लांट। एंड वन वाज द देयर मीडियम डे प्लांट एंड दैट वाज sugarcane, and it require approximately 12 to 14 hour light. So this is the medium day plant. Sometimes it is asked as a medium day plant, then your answer will be the sugarcane. But it is also considered as a short day plant because क्वेश्चन कई बार यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में मीडियम डे प्लांट नहीं पूछा जाता, और उस समय अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि ये जो आपका मीडियम डे शॉर्ट डे प्लांट आपका कौन सा है, और एग्जाम्पल में वहां पर सुगरकेन भी दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुगरकेन हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि वहां पर शॉर्ट डे प्लांट में बाकी ऑप्शन में से कोई और सूटेबल ऑप्शन है तो हमें वो चूज करना पड़ेगा, हमें शुगरकेन नहीं चूज करना है, क्योंकि शुगरकेन एक्चुअल में क्या है, आपका मीडियम डे प्लांट है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ लेता है कि शुगरकेन कैसा प्लांट है और मीडियम का ऑप्शन आपको नहीं दे रहा है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, शॉर्ट डे प्लांट। गॉट द पॉइंट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है और यही चीज इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आपको ये डाउट कभी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जाम के अंदर यही चीज तो कंफ्यूज करते हैं वो लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं लोग आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, कल मैं एक चीज समझा रहा था क्या
कि जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है ना, अब राइस के अंदर आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है कि अगर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो आप स्प्लिट डोज में देते हो, फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है वो आप सिंगल डोज में देते हो, पोटास की रिक्वायरमेंट है वो भी आप सिंगल डोज में देते हो। लेकिन अगर वहां पर किसी ने क्वेश्चन बोल दिया कि आपकी सोइल सैंडी सोइल है, और उस केस में आप लोग क्या करोगे, क्या पोटास को सिंगल डोज में दोगे या डबल डोज में दोगे? डेफिनेटली हमें स्प्लिट डोज में देना पड़ेगा। रीजन क्या है, आपकी जो सैंडी सोइल है वो क्या होती है, उसमें इनफिल्ट्रेशन पावर ज्यादा होती है और उसकी वजह से न्यूट्रिएंट लीच डाउन कर जाएगा, और आपका परकोलेट होकर अगर लोअर लेयर में चला गया तो डेफिनेटली क्या हो गया, न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, वहां पर आपका 2 स्प्लिट डोज में आपको नाइट्रोजन पोटाश एप्लीकेशन जो है वो करनी होती है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, यही चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाता है तो उस क्वेश्चन को समझा करो, फिर उसके बाद उसका आंसर किया करो। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके चलो जी हटा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर तो मैंने क्या बोला कि आपका प्लांट को हमने फोटो पीरियडिज्म के आधार पर डिवाइड किया, तो वो हमारा शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल था। अच्छे से समझ में आ गया होगा कल। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि आपका जो प्लांट है वो फोटो सेंसिटिविटी के बेस पर भी डिवाइड किया जाता है, और फोटो सेंसिटिविटी का मतलब है कि लाइट को ड्यूरिंग द लाइफ वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, दैट इज क्या होता है आपका यहां पर फोटो sensitivity. And according to this we will divide the plant in the 3 classes, that is रबी सीजन, जायद सीजन और आपका खरीफ सीजन। समझ में आ गया, खरीफ, रबी और जायद सीजन, है ना। ये 3 सीजनल जो क्लासिफिकेशन है दैट इज टोटली डन ऑन द बिहाफ ऑफ क्या, फोटो सेंसिटिवनेस। समझ में आ गया। चलिए और नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं, तो आपका अगला क्लासिफिकेशन एक चीज और होती है कि लाइट के अंदर प्लांट ग्रो करेगा या शेड में प्लांट ग्रो करेगा, दैट इज सायोफाइट एंड हेलियोफाइट। सायोफाइट प्लांट वो होते हैं जो शेड में ग्रो करते हैं, और हेलियोफाइट प्लांट वो होते हैं जो कि आपके लाइट यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो मनी प्लांट होता है वो क्या होता है, सायोफाइट प्लांट है ना। उसी प्रकार से आपका सायोफाइट प्लांट का फील्ड क्रॉप में एक एग्जांपल पूछा जाता है तो हल्दी, टर्मेरिक जो होता है वो क्या होता है आपका एक सायोफाइट प्लांट होता है। मोस्ट सेड लविंग प्लांट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो आंसर आप लोगों को लिख लेना चाहिए। तो उस केस में आंसर जो रहेगा आपका यहाँ पर, ऐसे नहीं कि एक ही है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन कई बार इसके रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन आया है वो मैंने आपको यहाँ पर डिनोट करवा दिया। बाकी आपके एग्जाम्पल जो है आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, उनको आप लोग वहां से नोट डाउन कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर। देखो आपको सनलाइट के बारे में बताया, कल हमने क्या पढ़ा था कि क्लाइमेट के अंदर 6 फैक्टर हैं, और 6 फैक्टर में से कल आपका एक फैक्टर डिस्कस किया गया था, दैट वाज द सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट आपका फैक्टर यहां पर क्या बनता है, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर कोई भी चीज कितना गर्म है और कितना ठंडा है ना, यही हमारा क्या है, टेम्परेचर है भाई। देखो फॉर एग्जांपल आप लोग जो है गर्म कोई भी चीज को, फॉर एग्जांपल आप गर्मियों की बात है, अभी समर सीजन चल रहा है और बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, और बाहर आपका कोई एक बाइक खड़ी हुई है ना। अब बाइक के ऊपर आप कभी बैठते हो, है ना, क्या फील होता है सम टाइम, है ना, कि सर पानी इसके ऊपर डाल के फिर बैठते हैं। क्यों, रीजन क्या रहा, क्योंकि वो टेम्परेचर क्या हो चुका था, उस सरफेस का राइज हो चुका था। सेकंड, आप विंटर सीजन में वही आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत कूल होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वहां पर आपकी जो हीट है वो आपकी कम है, बिल्कुल, है ना, और हीट जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर। चलिए तो कोई भी सरफेस कितना कूल है कितना हॉट है, दैट इज हिज टेम्परेचर, है ना। तो यहां पर आपका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप लोग एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, दैट इज थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक मिनिमम थर्मोमीटर और एक आपका मैक्सिमम थर्मोमीटर। मिनिमम थर्मोमीटर के अंदर जो कंपाउंड होता है दैट इज अल्कोहल, और जो आपका मैक्सिमम थर्मोमीटर होता है उसके अंदर कंपाउंड होता है मरकरी। ये आपका रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आप लोग बोलते हो कि सर एक मिनिमम टेम्परेचर है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर है और एक आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, बोला जाता है हमेशा। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी बातें आराम से होती रहेंगी। मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम। देखिए मिनिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, मिनिमम कोई भी चीज अपने आप में मिनिमम कब होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग आपकी बात करते हैं, है ना, आप लोग एक जिंदा रहने के लिए रोज 1 गिलास अगर मैं पानी दूं तो आप जिंदा तो रह जाओगे, लेकिन क्या आप ग्रो कर पाओगे,
नहीं, है ना। आपको जो है दिन के अंदर 2 से 4 गिलास पानी चाहिए, 5 गिलास पानी चाहिए, 10 गिलास पानी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर वर्क। लेकिन यहाँ पर आपको अगर थोड़ा बहुत मिनिमम वाटर दिया जा रहा है उसमें आप सरवाइव कर सकते हो, ठीक है, बट कभी भी ग्रो प्रॉपरली नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि उससे अगर मिनिमम से नीचे चला गया तो आपको क्या हो जाएगा, मर जाओगे आप लोग। केवल जिंदा रखने के लिए आपको कुछ दिया जा रहा है, दैट इज मिनिमम। और नेक्स्ट आपका यहां पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने मिनिमम स्पॉट प्राइस एमएसपी के बारे में सुना होगा। मिनिमम का मतलब क्या था कि इतना तो मिलना ही चाहिए, वही हमारा क्या था, मिनिमम। सो वही चीज यहां पर भी होती है कि अगर आपके मिनिमम की हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये अमाउंट आपको अवेलेबल होना ही चाहिए, और ये अगर अवेलेबल है तो उससे नीचे अगर चला गया तो उस केस में प्लांट आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वो आपका टेम्परेचर क्या है, आपका मिनिमम। और मैक्सिमम वो है जिससे ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया तो टेम्परेचर पे सरवाइव प्लांट आपका नहीं कर पाएगा। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम का मतलब है कि जिस टेम्परेचर पर आपका प्लांट बेस्ट सरवाइव करेगा, अपनी हायर प्रोडक्शन को प्रोवाइड करवाएगा। एग्जांपल के तौर पे अभी मैं बोलूं कि रूम का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, आप क्या बोलोगे, मर जाएंगे, जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। वहीं पर मैंने क्या कर दिया, 10 डिग्री कर दिया, आप बोलोगे कुछ तो बेटर है। वहीं आपका टेम्परेचर कितना हुआ, 15 डिग्री हुआ, आप बोलोगे समथिंग बेटर, है ना। अब 16, अब वहां पर 20 कर दिया, आप बोलोगे सर हाँ अब नॉर्मल है। और उसी टाइम मैंने क्या कर दिया, 24 कर दिया, अब बोलोगे सर बिल्कुल सही है। इस कंडीशन पे क्या होगा, ना आपको कंबल की रिक्वायरमेंट है, ना आपको जो है वहां पर कोई और पर्टिकुलर आपको जो है पंखा चलाने की रिक्वायरमेंट है। आपका रूम का टेम्परेचर कितना है, 24 है। लेकिन वहीं पर मैंने क्या करना स्टार्ट किया, इसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया, 30 तक ले गया, आप बोलोगे सर हालात बुरे हैं, है ना। फिर वहीं पर मैंने क्या किया, 35, बोलोगे सर अब काम नहीं होगा मेरे से, मैं घर जा रहा हूं अपना। और वही मैंने क्या कर दिया, 40, बोलो सर आगे लगा दो इससे अच्छा, है ना, वो बेटर रहेगा। तो वही कंडीशन यहां पर क्या रहेगा, आपका जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी वहां पर आपकी डिक्रीज होती जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन रेज होता है कि मिनिमम क्या है, ऑप्टिमम क्या है और आपका मैक्सिमम क्या है। मिनिमम क्या है, ऑप्टिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। ऑप्टिमम वो टेम्परेचर है जिस पे आपका प्लांट बेस्ट सर्वाइव करेगा, अपना बेस्ट आपका रोल जो है वो प्ले करने का काम करेगा, यानी कि उसकी यील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी, किस पर, ऑप्टिमम पर। और याद रखना ये टेम्परेचर कभी भी सिंगल टेम्परेचर नहीं होता। सिंगल का मतलब क्या बोलते हो आप लोग, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री 12 डिग्री, ऐसा नहीं है, वो रेंज में वेरी करेगा हमेशा, क्योंकि हर बार आपका टेम्परेचर यहां पर एग्जैक्टली 24 हो ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर आप लोग कभी भी एग्जैक्ट नहीं रख सकते हो। आउटसाइड टेम्परेचर में क्रॉप को हमेशा ग्रो करवाया जाता है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेंटेन रखना आपके हाथ में नहीं है। तो हमेशा ये क्या रहेगा, आपका रेंज में रहेगा, ना कि कभी आपका सिंगल टेम्परेचर रहेगा। समझ में आ रहा है? इसको याद करने का तरीका बताऊंगा अभी, तो आप लोग हमेशा याद रख सकते हो, इसको कभी भूलोगे नहीं। लेकिन दूसरी बात हमारी यहां पर क्या आती है, इन तीनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन तीनों को हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, आपका कार्डिनल टेम्परेचर। कार्डिनल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी क्रॉप का मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम तीनों क्या हो, कंबाइंड हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल एक क्रॉप के लिए मिनिमम है 0 डिग्री, आपका ऑप्टिमम है 20 डिग्री और मैक्सिमम है 40 डिग्री, तो इसके लिए कार्डिनल टेम्परेचर क्या होगा, 0 to 40 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द कार्डिनल टेम्परेचर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया, पक्का? चलिए नेक्स्ट आपके पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। यहां पर मिनिमम टेम्परेचर को 2 नामों से और बुलाया जाता है। मिनिमम का मतलब यहां पर बेस टेम्परेचर भी होता है। मिनिमम का मतलब यहां पर क्या होता है, आपका बेस टेम्परेचर भी होता है। और यहां पर इसका मतलब एक और भी होता है, थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। क्या होता है आपका, थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, उस टाइम मेरे जैसे होते हैं, है ना, उनको समझ में आता नहीं है, वो लोग क्या लिख के आ जाते हैं, सर बेस वो टेम्परेचर होता है जिस पर टेम्परेचर आपका क्या करता है, प्लांट ग्रो करता है ना। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बेस टेम्परेचर का मतलब क्या है, मिनिमम, कि इतना तो रिक्वायरमेंट है। बेस का मतलब क्या होता है, किसी का आधार, बेस, है ना। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम चाहिए इतना, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर। बताइए जरा समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेश्चन है किसी का? आ गया, चलूं आगे। चलिए यहां पर
अभी आपका स्टार्ट होता है मेन कहानी, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या कि सर मिनिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये हमसे नॉर्मली कोई नहीं पूछता कि होता क्या है। हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आपका क्रॉप का कितना है, ऑप्टिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। देखो, अगर आपको एग्जैक्टली याद हो जाता है किसी क्रॉप का तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं होता है तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, एक रेंज को याद कर सकते हो, और ये रेंज आपको हमेशा हेल्प करेगी किसमें, टेम्परेचर को याद करने में। तो देखो यहाँ पर मैं मिनिमम टेम्परेचर, ये आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर और ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर किसके रिस्पेक्ट में, सबसे पहले यहाँ कूल सीजन क्रॉप के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, और फिर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, वार्म सीजन क्रॉप, यानी कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो मिनिमम के रिस्पेक्ट में आप लोग बोल सकते हो कि सर कूल सीजन जो क्रॉप होती हैं इनका क्या रहेगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पर आपका कितना रहेगा, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। ये आपका ऑप्टिमम जो है इसके अंदर बात करें तो कितना रहेगा, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये कितना रहेगा, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ये कितना रहेगा आपका मैक्सिमम, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना रहेगा 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी खरीफ क्रॉप की बात करता हूँ, ये मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, ये खरीफ और ये आपका रबी। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया, आपका वीट ले लिया। क्या वीट मेरी क्रॉप जो है रबी की है, यस और नो? तो उसके लिए कितना टेम्परेचर होता है, 4.5 डिग्री सेल्सियस, यस और नो? मिनिमम यही तो होता है। ऑप्टिमम कितना होता है, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस भी कई बार बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्टिमम कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 38 डिग्री सेल्सियस, या 38 से 40 डिग्री सेल्सियस, या 36 से 40 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि मैंने क्या बोला था, कभी भी एक सिंगल टेम्परेचर ये नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, रेंज रहेगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, कई बार आप लोग बोलते हो कि सर साइंटिस्ट की रिपोर्ट हमने पढ़ी थी फिर भी हमने इसको गलत पढ़ लिया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बोलते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम मैंने क्या किया, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और आप में से कोई पर्सन जो है वो केरला से बिलोंग करता है। केरला में जो पर्सन क्रॉप को ग्रो करवाएगा, क्या वहां पर उसको क्लाइमेटिक कंडीशन सेम मिलेगी? और क्या मेरे एरिया में अगर हम बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हम दोनों की सेम होंगी? कभी नहीं। जब मैं ग्रो करवाऊंगा तो उस कंडीशन में कंडीशन अलग होगी, और वो जो ग्रो करवाएगा उस कंडीशन में कंडीशन अलग होगी। और जब हमारा सर्वाइवल रेट हम लोग चेक करेंगे, हमारी रिपोर्ट को अगर हम चेक करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली रेंज जो है वो क्या देखने को मिलेगी, वहां पर अप्रोक्सीमेटली सेम देखने को मिल सकती है। 2-4 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 5 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका, हाँ, कुछ क्रॉप होती हैं जो अडप्टिव होती हैं, कुछ क्रॉप क्या होती हैं आपकी, अडप्टिव होती है, उनका डेफिनेटली वहां पर जो है आपको अलग टेम्परेचर रेंज देखने को मिल सकता है। एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, ठीक है, वो हम अभी एक बार रुकते हैं, लेकिन एक बार इसको देखते हैं क्या होता है। देखो यहां पर आपका खरीफ के अंदर एग्जाम्पल है बेस्ट, क्या, राइस। राइस के लिए मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होता है, 12 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम की बात करें तो कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो है मैक्सिमम कितना होता है इसके लिए, अप्रोक्सीमेटली 42 से 44 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या रहता है, आपका ऑप्टिमम। तो देखो जरा इसके आसपास है या नहीं है ये, ठीक है। आपका कितना है ऑप्टिमम, 30, तो ये कितना आ रहा है, 32। कई बार आपने लिखा हुआ देखा होगा 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, देखा है आपने, है ना। लेकिन यहां पर ये क्या है, आपकी ऑप्टिमम रेंज है। समझ में आया या नहीं आया, यस और नो? ऑनलाइन वालों जी, है ना। तो इसको देखिए, लेकिन यहां पर मैंने अभी क्या बोला था, एक आपका एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, यहां पर आपका एक्सेप्शन है वो देखने को मिलता है मेज। मेज के अंदर जब मिनिमम टेम्परेचर पढ़ोगे तो आपका पढ़ोगे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। ये ठीक है, ठीक है क्या, नहीं, 15 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है, गलत नहीं हुआ। मैक्सिमम देखने को मिलेगा तो वो भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस। बोलोगे सर ये भी सही है, गलत कहाँ है? लेकिन जब यहां आप आ जाओगे तब ये देखने को मिलेगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इस रेंज से ये बाहर हुआ कि नहीं हुआ? ये कहां आ गया, ये यहां आ गया।
लेकिन कल हमने डिस्कस किया था मेज आपका रबी सीजन में भी ग्रो करवाया जाता है। और मेज का जो आपका ओरिजिन है, मेज अपने ओरिजिन को नहीं भूला है, क्योंकि ओरिजिन का है इसका यूएसए मैक्सिको, और मैक्सिको है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला आपका, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कूल क्लाइमेट है, और इसीलिए ये रिस्पॉन्सिव ज्यादा है किसके प्रति, कूल क्लाइमेट के प्रति। और जब ऑप्टिमम कंडीशन इसकी ऑब्जर्व की जाती है तो वो 22 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जर्व की जाती है। अब आप में से कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर ने बिल्कुल गलत बता दिया। आप IARI की वेबसाइट पर जाओ, आपको डायरेक्टली ये मिलेगा, ठीक है। आपको IARI की वेबसाइट के ऊपर ज्यादातर क्रॉप का देखने को नहीं मिलता, लेकिन मेज का वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग झुटला नहीं सकते हो, इसको गलत नहीं कर सकते हो कि ये डेटा आपका गलत है, ये बिल्कुल सही है। और यहां पर ये डेटा क्या हो जाता है आपका, वेरी कर जाता है। तो इस केस में हमें अलग से याद करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा हर एक क्रॉप का अगर आप लोग देख कर जाओगे तो 99% हम लोग रेंज से उसको हर तरीके से याद कर सकते हैं, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपको केवल क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। और इससे हमारा टेम्परेचर जो है, हाँ हमें यह पता होना चाहिए कि क्रॉप रबी की है या क्रॉप खरीफ की है, और हम आइडिया लगा के उसका टेम्परेचर जो है वो क्या कर सकते हैं, आपका मेंशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्रॉप के बारे में कई बार उसका टेम्परेचर एग्जैक्टली किसी स्टेज के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उस टाइम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन वहां पर भी आप लोग सही बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राइस के बारे में बात करते हैं, तो राइस में पैनिकल इनिशिएशन के लिए आपका टेम्परेचर रेंज पूछा जाता है, तो जरा देखो टेम्परेचर रेंज कितना होता है, 26 टू 29 डिग्री सेल्सियस। क्या गलत है, 26 टू 29 डिग्री सेल्सियस किसके लिए है, राइस के पैनिकल इनिशिएशन के लिए है। जरा इसके बीच में है या नहीं है, जरा देखो, तो फिर ये याद रहेगा क्या, रट्टा मारना पड़ेगा हमें। तो समझ में आ रही है मेरी बातें, गॉट द पॉइंट और नॉट, ठीक है। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन और स्टार्ट होता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि इसका ऑप्टिमम क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, लेकिन कई बार हम लोग क्या देखते हैं, टेम्परेचर से प्रॉब्लम भी आती है। टेम्परेचर जब बिल्कुल लो हो जाएगा उस केस में क्या होगा, और टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा तो क्या होगा। देखो टेम्परेचर हाई जब हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में क्रॉप के साथ क्या हो सकता है। देखो यहां पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं क्रॉप के बारे में, तो आपने सुना होगा हीट इंजरी। देखो हीट इंजरी के अंदर क्या होगा, एक थर्मल डेड पॉइंट के बारे में आपने वर्ड सुना होगा। थर्मल डेड पॉइंट क्या होता है, सभी क्रॉप के लिए थर्मल डेड पॉइंट बोला जाता है 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब जिस पे कोई भी क्रॉप आपकी सर्वाइव, फील्ड क्रॉप जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, केवल एक्सट्रीम वेजिटेशन होंगी जो यहां पर आपकी क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। क्योंकि रीजन क्या होगा, आपके एक्सट्रीम जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके साथ आपका यहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस, आपका यहां पर जो है फोटो क्या कहते हैं, लाइट की प्रेजेंस के अंदर आपका जो है इवेपोरेशन प्रोसेस, इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ये सब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ये इंक्रीज होगा, वाटर की डिमांड आपकी प्लांट की क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसी के साथ आपका जो लीफ मार्जिन होंगे वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, बर्नआउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां पर आपको हीट इंजरी जो है वो देखने को मिलती है। हीट इंजरी की फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपको सन स्कार्डिंग, स्टेम गिडलिंग, है ना, सन स्कार्डिंग, स्टेम गिडलिंग। देखो सन स्कार्डिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सन स्कार्डिंग का मतलब होता है, आपने कई बार देखा होगा फ्रूट जो है वो कई बार आपका डायरेक्ट, रात में टेम्परेचर काफी ज्यादा था, सॉरी काफी कम था, लेकिन दिन में क्या हुआ, वो सनलाइट में काफी ज्यादा एक्सपोज हो गया, तो उसकी वजह से उसका जो स्किन होता है फ्रूट का वो कई बार लूज होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल टोमेटो आपने देखा होगा, टमाटर कई बार एक साइड से येलो होता है और आपका बिल्कुल जो है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, लेकिन बाकी साइड से वो रेड होता है, कभी देखा है आपने, तो वो कंडीशन जो है वो आपकी सन स्कार्डिंग की हो सकती है। दूसरा, कई बार आपने जो है इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, आपका जो स्टेम होता है, स्टेम गिडलिंग की बात कर रहे हैं हम, कई बार सोइल का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, और सोइल का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका जो स्टेम है उसके साइड से जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और डेड अगर ये हो गए तो क्या प्लांट को वाटर अवेलेबल हो पाएगा, नो, तो उस केस में प्लांट आपका सर्वाइव ही नहीं कर पाता। और खासकर ये सीडलिंग के केस में देखने को मिलता है, ज्यादातर कॉटन के केस के अंदर, जो फील्ड क्रॉप की बात करूं तो यहां पर, वैसे जो स्टेम गिडलिंग है वो ज्यादातर आपकी फ्रूट क्रॉप में भी देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर आपको जो है ज्यादातर अगर हम बात करें फील्ड क्रॉप के केस में तो आपको कॉटन के केस में ये नॉर्मली देखने को मिल जाएगी जब टेम्परेचर आपका काफी ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका
आपका लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर की वजह से इंजरी भी आपको देखने को मिलती है। लो टेम्परेचर की वजह से आपने देखने को मिला होगा या तो चिलिंग इंजरी, सुना है इसका नाम कभी? अरे यस और नो? दूसरा आपका क्या होता है? फ्रीजिंग इंजरी। क्या होता है? फ्रीजिंग इंजरी। तीसरा क्या रहेगा यहां पर आपका? चिलिंग, फ्रीजिंग, फ्रोस्ट इंजरी। फोर्थ क्या रहेगा आपका? सफोकेशन। फिफ्थ आपका क्या रहेगा? हैविंग। ये आपने इंजरीज के नाम सुने होंगे। पहला आपने क्या बोला? चिलिंग इंजरी, दूसरा आपने फ्रीजिंग इंजरी, तीसरा आपका फ्रोस्ट इंजरी, चौथा आपका सफोकेशन, पांचवा आपका हैविंग। देखो चिलिंग इंजरी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम यहां पर बात करते हैं आपके चिलिंग इफेक्ट की। तो आपने कई बार क्या देखा होगा, आपकी सोइल बोल रहा हूं, आपके प्लांट की बात करते हैं, या फिर नॉर्मली प्लांट को हटकर एक छोड़िए, एग्जांपल आपका नॉर्मल एग्जांपल सुनिए। अच्छा, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, बियर पीते हो, है ना? क्या पीते हो? चिल्ड पीते हो या फिर फ्रिज्ड पीते हो? भाई चिल्ड पीते हो ना? अरे कैसे पीते हो? अब आधों के मन में डाउट है कि सर बियर पूछ रहे हो कोल्ड ड्रिंक पूछ रहे हो, है ना? कहीं बियर पूछ रहे हो और मैंने बोल दिया चिल्ड तो समस्या भारी हो जाएगी, है ना? घर वाले भी सुन सकते हैं एक आधी बातें, है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा ना? चलिए, रजत इतना दुखी क्यों हो गया भाई? 6 बजने ही वाले हैं, 7 बजे तक पी लेना है। तो मतलब मौसम अच्छा है, मैं मानता हूँ आज थोड़ा सा बारिश हो गई हमारे यहाँ पर, तो है ना? तो क्यों बियर वाला पंगा ही क्यों रखना, कुछ और ही ले आओ मौसम ठंडे में। तो चिलिंग इंजरी का मतलब क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर कूल होना चाहिए, लेकिन किससे? किसी भी क्रॉप का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, ये खासकर ना उन क्रॉप के केस में होता है जो कि हाई टेम्परेचर टॉलरेंट होती है ना? उन क्रॉप के केस में, खासकर ये मेज के केस में आपको देखने को मिलेगा, सोरगम के केस में आपको देखने को मिलेगा, शुगरकेन के केस में आपको देखने को मिलेगा। इन क्रॉप में ये चिलिंग इंजरी आपको देखने को मिलती है ना? जो ट्रॉपिकल क्रॉप होती है उनके अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। और दूसरा एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो आपका चिलिंग इंजरी है, इसमें क्या रहेगा, आपका टेम्परेचर काफी कूल हो जाता है, और जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है उसके अंदर जो आपका क्या कहते हैं, जो वाटर फ्लो और जो आपका यहाँ पर क्या कहते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका प्लांट है सर्वाइव नहीं कर पाता और चिलिंग इंजरी आपको देखने को मिलती है। लेकिन टेम्परेचर हमेशा इसमें 0 से ऊपर रहेगा, लेकिन किसी क्रॉप का जो मिनिमम टेम्परेचर है उससे क्या होगा, आपका नीचे होगा, क्योंकि भाई मिनिमम तक है तो इसका मतलब सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन इंजरी कब होगी? जब मिनिमम से नीचे चले जाएगा। अब कोई क्वेश्चन बोलेगा सर अगर ये आपका टेम्परेचर 0 हो जाए तो? भाई 0 हो जाएगा तो चिलिंग में नहीं आएगा, वो फिर किस में आ जाएगा? फ्रीजिंग में, क्योंकि आपको पता है पानी कब फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर या उससे नीचे। तो यहां पर आपका जैसे ही टेम्परेचर आपका किससे नीचे जाएगा, 0 डिग्री से नीचे जाएगा, उस केस में हमारा क्या होगा? फ्रीजिंग इंजरी होगा, क्योंकि वहां पर आपकी जो वाटर या फिर साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो फ्रीज होगा तो डेफिनेटली सेल क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी? ब्रस्ट अप होना स्टार्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपको इंजरी देखने को मिलती है वो हमारा क्या रहेगा? फ्रीजिंग इंजरी। और नेक्स्ट है आपका फ्रोस्ट इंजरी। फ्रोस्ट इंजरी तब होता है जब नाइट का टेम्परेचर काफी कूल होता है और दिन का टेम्परेचर आपका एकदम से राइज हो जाता है। इन दैट केस यू विल फेस द फ्रोस्ट इंजरी। क्या इंजरी होगा आपका? वहां पर फ्रोस्ट इंजरी देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट आपका है सफोकेशन। सफोकेशन होता है ज्यादातर उन एरियाज में जहां पर आपकी बर्फ गिरती है। आपको देख रहा होगा वहां पर आइस की वजह से पूरा का पूरा सरफेस जो है वो कवर हो जाता है, और सरफेस कवर होने की वजह से प्लांट को, रूट को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से प्लांट को क्या होता है? सफोकेशन। फॉर एग्जांपल कई बार आपने फील किया होगा हवा नहीं आ रही है ना, सांस नहीं आ रहा, व्हाट इज दैट? सफोकेशन बोलते हैं ना। कई बार एग्जांपल सोच के देखिए, 50-60 बच्चे भरे पड़े हैं एक छोटे से कमरे के अंदर, उसमें क्या होगा? कई बार होता है ना कि सर सांस नहीं आ रहा, सफोकेशन बढ़ गया है, तो मतलब है वहां पर ऑक्सीजन की क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो रूट जोन में जब आपका ऊपर आपकी बर्फ की लेयर हो जाती है उस केस में वहां पर क्या होगा? सफोकेशन। और नेक्स्ट है हैविंग। हैविंग में क्या होता है? ये भी टेम्परेट रीजन में रहेगा, जो आपका बिल्कुल कूल रीजन रहता है। वहां पर क्या होता है, जो आपका रूट जोन होता है उसमें जो वाटर होता है
वो वाटर आपका क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। मतलब सोइल का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लो चला जाता है और सोइल वाटर आपका फ्रीज होने के कारण वो आपका वाटर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। डेफिनेटली आइस बनेगा तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करने की वजह से उसके साथ रूट भी आपकी अपरूट हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी और अपने एक्चुअल प्लेस से, जो एक्चुअल पोजीशन है, उससे रिमूव हो जाएगी। और उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हैविंग बोलते हैं। अब बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया? ओ महान आत्माओं, क्या 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 क्या? नाइट में टेम्परेचर बहुत कम होता है, लो टेम्परेचर होता है, और डे का टेम्परेचर आपका हाई होता है। ठीक है, उस केस में ही। और ये ज्यादातर नाइट के टाइम पर जो हवाएं चलती है, कूल है ना, जब ज्यादातर ठंडी हवाएं चलती है तो उस केस में ये होता है। हाँ बोलिए भाई रजत, बोलिए क्या? हैविंग में क्या है यार, इतना कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है। ये हमारा क्या है, प्लांट है, ये रूट जोन है, यहाँ पर वाटर है, वाटर आपका फ्रीज होगा, फ्रीज होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, और वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो इसके साथ क्या होगा, मिट्टी बाहर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। और मिट्टी बाहर आएगी, उखड़ेगा तो प्लांट भी अपनी पोजीशन से क्या होगा, हिल जाएगा, और हिल जाएगा तो वो हमारा क्या हो गया, हैविंग हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके चिलिंग। और मजे मत लीजिए, चिलिंग में सिंपल सी बात है, टेम्परेचर 0 से ऊपर रहेगा और फ्रीजिंग में 0 से नीचे रहेगा। व्हाट अबाउट? ओके, ओके, लिसन केयरफुली। सम टाइम सी इज आस्किंग दैट, सम टाइम क्या होता है, कोई क्रॉप आपका अगर लो टेम्परेचर एरिया में भी ग्रो करवाया जाता है और उसके अंदर पूरा बर्फ से भर जाता है, फिर भी वो सर्वाइव करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, यहाँ पर एक चीज मैं बोलता हूँ, अगर अभी प्रेजेंट टाइम में बात की जाए, एक नॉर्थ इंडियन पर्सन के अंदर, हम जम्मू और कश्मीर से पर्सन हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर से जो पर्सन आएगा वो क्या राजस्थान की गर्मी में सरवाइव कर सकता है? वहां पर 44 डिग्री सेल्सियस होगा और वहां पर माइनस में रहता है, तो क्या होगा, डेफिनेटली उसके लिए सरवाइव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। और वहीं पर अगर हम बात करें कि आपका कौन, यहां का हरियाणा का पर्सन या पंजाब का पर्सन अगर राजस्थान में चला जाएगा, क्या सरवाइव कर सकता है? यस, ही कैन सरवाइव। सो अकॉर्डिंग टू दैट वो कौन सी क्रॉप कितना सेंसिटिव है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल नेम द पर्टिकुलर कंडीशन। लाइक सफोकेशन, suffocation will not occur in the all crop, chilling injury will not occur in the all crop, freezing injury will not occur in the all crop, having will not occur in the all crop. These all will occur according to requirement of crop, according to condition of crop. जिज्ञासा सैनी, प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ, समझ में आ गया? कोई डाउट है? एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल अगर हम बात करें तो वहां पर बर्फ गिरता है। क्या प्लांट कभी सुना है कि ड्यू टू ए हैवी स्नोफॉल एप्पल क्रॉप हैज बीन डिटीरियोरेटेड? हैव यू लिसन दिस थिंग? बट यू कैन लिसन दिस थिंग, अगर आपका यही कोई नॉर्मल प्लांट ग्रो करता है, उस कंडीशन में आपने सुना होगा वो क्रॉप फेल हो गई ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। क्यों? क्योंकि स्नोफॉल की उसकी नीड नहीं थी, लेकिन वो वहां पर क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉप्स मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर कोल क्रॉप है। कोल क्रॉप एक्चुअल में वही होती है जो कोल्ड सीजन में ग्रो करवाई जाती हैं। एक्चुअल के अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कोल क्रॉप में क्या आता है, ये जितने भी आपका क्या कहते हैं, कुकुम्बर वगैरह अप्रोक्सीमेटली जो है इसी के एग्जाम्पल होते हैं। यस और नो? कैबेज, कॉलीफ्लावर, है ना, ये क्या है, इसी के एग्जाम्पल होते हैं ना। ज़्यादातर किस सीजन में ग्रो करते हैं? कूल सीजन में ग्रो करते हैं। भाई कैबेज कब ग्रो करवाते हो? कूल में। कॉलीफ्लावर कब ग्रो करवाते हो? कूल में। यस और नो? ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई शक?
बोलिए। क्या क्या क्या? पता नहीं यार, आप क्या बोल रहे हो, बोलिए। गौरव क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका। ऑनलाइन वालों किसी की बात समझ में आ रही है इसकी? हाँ जी। एप्पल स्नो से? अरे यार भाई, हर चीज का अपना सिनेरियो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ। अभी अगर हम बोलें कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, कोई एक थप्पड़ आके मुझे मारेगा, क्या एक थप्पड़ से मैं मर जाऊंगा? नहीं पॉसिबल है ना, एक थप्पड़ से तो पॉसिबल नहीं है। अगर दो मारेगा, चार मारेगा, तो भी मारना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है। तीसरी बात, अभी क्या होती है, यहीं पर आके किसी ने रोड मारी सिर में, तो हो सकता है एक में टपक जाऊं। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? लेकिन पॉसिबल भी हो सकता है कि मैं क्या कर जाऊं, सरवाइव कर जाऊं। समझ में आ गया? लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूं कि बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसको अगर यहां पे खड़ा किया जाए, उसके सिर में अगर थप्पड़ भी मार दोगे ना आप, तो उससे भी उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब एग्जाम्पल मैंने छोटे बच्चे का और मेरा अलग लिया, लेकिन यहां पर मैं समझाना क्या चाहता हूं, एक क्रॉप है जो कि सरवाइव कर सकती है काफी ज्यादा टेम्परेट कंडीशन को। अब आपने बोला कि सर एप्पल को प्रॉब्लम होती है जब आपका हैवी स्नोफॉल होता है, लेकिन आपका नॉर्मल जो स्नोफॉल कंडीशन में अगर हम बात करें तो एप्पल ही सरवाइव कर रहा है। तो फिर अगर इतना ही स्नोफॉल से दिक्कत होती तो कश्मीर के अंदर सारी एप्पल की क्रॉप बर्बादी हो जाती। अब तक वहां पर क्यों ग्रो करवा रहे थे? उनको उठाकर हम हरियाणा में क्यों नहीं लेके आ रहे? हिमाचल में आपका है, लेकिन उसके बाद हम लोग उसको क्या कहते हैं, राजस्थान में क्यों नहीं लेकर आ रहे? उनको दिक्कत हो रही है, प्लांट को ले आओ यहाँ पर, यहाँ ग्रो करवाते हैं। प्रॉब्लम है, लेकिन किस कंडीशन में है उसको समझने का कोशिश करो। रीजन क्या है आपका? क्वेश्चन वाजिब है कि सर होता है। अब एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, आपकी टेम्परेट क्रॉप क्या है, वीट है। वीट आपका कूल सीजन में ग्रो करता है, लेकिन अगर ज्यादा कोल्ड हो गया, बहुत ज्यादा फ्रीजिंग कंडीशन आ गई, तो क्या होगा? वीट की क्रॉप फेल हो जाएगी आपकी। और है क्या वो? टेम्परेट क्रॉप। तो फिर बोलोगे सर उसको टेम्परेट क्यों बोला? तो उसका रीजन है ना, कुछ एक कंडीशन है। अब एग्जांपल के तौर पे बोले टेम्परेट क्रॉप है, लेकिन फिर वही बात है कि पोलर रीजन में सर वो ग्रो क्यों नहीं हो रही है? समझ में आ गया? क्वेश्चंस हजारों हैं, लेकिन हर प्रैक्टिकल चीज का यहां पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। टेम्परेचर, मैंने क्या बोला, ये एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी नहीं, आप जो है एग्रीकल्चर को कभी भी आप जो है एग्जैक्टली थ्योरी के ऊपर नहीं लेके आ सकते हो, एग्जैक्टली इस बुक प्लेट के ऊपर नहीं लिख सकते हो कि ये एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर चेंज हो जाएगी, जैसे ही आप इसके ऊपर लिखोगे एक नया डेटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, बोला गया था कि फर्टिलाइजर्स को हमें यूज करना चाहिए। कब? 1966 में हम यूज करने लगे। ध्यान कब आया? 2020 आ रहा है, 22 आ रहा है, कैंसर बढ़ गया। अब हम बोल रहे हैं क्या, ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट कर लो। क्यों? क्यों? रीजन क्या है? उतना तो इफेक्ट नहीं हो रहा, मर तो नहीं रहे हम, कहां मर गए बताओ? है? सब लोग जहर खा रहे हैं, सब लोग यूरिया खा रहे हैं, लेकिन कोई मरा? फिर आगे भी नहीं मरेंगे, खाते रहो, क्या दिक्कत है? अभी प्रोटेक्शन क्यों हो रही है? एक लिमिट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको सरवाइव कर सकते हैं। जैसे ही वो लिमिट क्या बढ़ी हमारी बॉडी के अंदर, इंक्रीज हुई, तुरंत क्या हो जाएगा, है ना? और जो ये यहां पर जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी बॉडी की सेंसिटिविटी, है ना? अब एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं, यहां पर अभी क्या होगा, अगर मैं पहाड़ पर जाता हूं तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं, क्योंकि बहुत बार गए हैं, कभी कुछ नहीं होता। मेरा फ्रेंड है, वो अच्छे से दौड़ लगाता है, अच्छी उसकी बॉडी है, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, लेकिन जब वो पहाड़ पर जाता है तो वो सफोकेशन को फील, मतलब बहुत ज्यादा करता है, वो सहन नहीं कर पाता उस चीज को। ये कंडीशन है, लेकिन रीजन क्या है? उसकी सेंसिटिविटी जो बॉडी की उस पर्टिकुलर कंडीशन के प्रति।
समझ में आ गया? तो वही हमारी क्रॉप की कंडीशन होती है। हर क्रॉप का अपना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट अलग अलग है, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वो थ्योरी है कि जिसके अंदर कंडीशन में आपका प्लांट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हर एक अलग कंडीशन में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई क्वेश्चन है? समझ में आ रहा है? ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर अंडरस्टैंड करने के पॉइंट के ऊपर जब आओगे तब आपको समझ में आएगा। जब आप समझना ही नहीं चाहोगे तब इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एग्रीकल्चर के ऊपर मैं जितने कहोगे ना, हजारों घंटे बहस कर सकता हूं प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रॉप को मैं खुद ऑब्जर्व कर चुका हूं। ठीक है, ज्यादातर अगर हम बात करें तो मैं आपको कम से कम 10 क्रॉप बता सकता हूं जिनके ऊपर हम खुद खेती करते हैं, जिनके ऊपर कम से कम क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। उन कंडीशंस में क्या होता है, कितना हम अप्लाई करते हैं, किस केमिकल को अप्लाई करते हैं। इवन दो यहां से घर में केमिकल कौन सा आना है फोन पर पूछकर फिर आपका अप्लाई किया जाता है, कितनी अमाउंट अप्लाई करनी है यहां से पूछकर फिर घर पे अप्लाई किया जाता है। तो फिर डेफिनेटली इसके बारे में मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं। बट ये आपका वो पॉइंट है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पर। समझ में आ गया? ठीक है, यहां पर हर बार चेंज हो जाएगा। अब केमिकल की बात करता हूं मैं। केमिकल की बात करोगे तो आपको पता है अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग बोलते हैं कि आइसोप्रोट्यूरोन के प्रति आपका यहां पर क्या हो चुका है, फेलिस माइनर में रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है। यस और नो? लेकिन अगर आप लोग आइसोप्रोट्यूरोन के साथ आप थोड़ा सा भी 2,4-D अगर एड ऑन करके उसको अप्लाई करते हो, वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। ये सॉल्ट कभी यूज करके देखा आपने? नहीं। समझ में आ रहा है? तो हर चीज का अपना क्या है, एक इंपैक्ट है। हर क्रॉप का अपना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसको याद करना है कि उसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, होती है हर इंजरी। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, अब एग्जांपल के तौर पे हम चिलिंग इंजरी की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा कि एप्पल में भी चिलिंग इंजरी हुई है। एप्पल में भी क्या हो जाता है, चिलिंग इंजरी हो जाता है। लेकिन किस केस में, जब आपका एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो उस केस में एप्पल में भी ये इंजरी देखने को मिल सकती है। लेकिन एप्पल कैसी क्रॉप है, वो क्रॉप है जो माइनस के अंदर ग्रो हो रही है। यस और नो? फिर भी चिलिंग इंजरी कैसे हुई बताओ जरा? फैक्ट है ना? तो वो पॉइंट है कि कब वहां पर उसके ऊपर अटैक कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज का। ठीक है, समझिए उस चीज को, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा। तो प्रैक्टिकल लेवल पे जब आएंगे बेटा तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, एक चीज के कारण नहीं, बहुत सारी चीजों के कारण। ठीक है, और उन प्रैक्टिकल चीजों के कारण हम बहुत सारी थ्योरीज को फिर याद भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? रीजन के एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं। ठीक है, अब तुम लोग क्या करते हो कि सर ऑयल सीड क्रॉप होती है। अब ऑयल सीड क्रॉप की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हम किसी भी ऑयल सीड का एग्जाम्पल ले लो। नाम बताओ एक कोई भी क्रॉप का, ऑयल सीड का। हद करते हो यार, एक एग्जाम्पल नहीं बता सकते ऑयल सीड क्रॉप का? सारे लोग अपनी अपनी क्रॉप का नाम ले दो जो तुम्हारे माइंड में आ रही है। मैं तो एग्जांपल मेरे दिमाग में सोच के बैठा हूं जो यहां पर लिखना है। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें एग्जांपल याद है कि नहीं है। मस्टर्ड को मैंने लिया, अब मस्टर्ड का सीड में जो है इसमें से ऑयल कंटेंट निकालना स्टार्ट किया। अब ऑयल कंटेंट मैंने निकाला तो मुझे आया कि सर 100 किलोग्राम मेरे पास मस्टर्ड था और 100 में से मेरे पास 60 किलोग्राम जो है ऑयल निकल कर आया। अब इसके अंदर ऑयल कंटेंट कितना हुआ, 60%। लेकिन वहीं पर आप में से किसी ने ऑयल निकाला मस्टर्ड का और वो आपका कितना निकल कर आया, 45%। कोई एक पर्सन और था, उसका कितना निकल कर आया, 55%। अब ऐसा क्यों हुआ? रीजन इसका ये हुआ क्योंकि हमारी जो ऑयल सीड क्रॉप है उसमें से मॉइस्चर लॉस कितना हुआ है। रीजन आपको पता होना चाहिए। आप ऑयल सीड क्रॉप जब कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट करते हो तो उसमें एक मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होता है, बोलते हो आप लोग। उसमें से मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, धीरे 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 रिमूव होता जाता है ड्यू टू द आपका इवेपोरेशन फ्रॉम आपका जब सीड से होता जाएगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे पास जो मस्टर्ड सी वो आपकी काफी पुरानी थी, उसके अंदर से मॉइस्चर सारा क्या हो चुका था, लॉस हो चुका था। और उसके बाद में मैंने इसको क्या किया, ग्राइंड किया और उसमें से ऑयल कंटेंट निकालने का काम किया। तब मेरे पास उसका रेशियो क्या आया, 60%। अब मैं रिसर्च जब भी दूंगा तो मैं किसके अकॉर्डिंग दूंगा, मैं इसके अकॉर्डिंग दूंगा। मैं बोलूंगा भाई 60% है तो दावा मेरा भी क्या है, सही है।
दावा इसका भी क्या है, सही है, इसका भी क्या है, सही है। लेकिन ऑन एन एवरेज, मतलब जब नॉर्मल मॉइस्चर की बात की जाती है कि जब 10% अप्रोक्सीमेटली मॉइस्चर है आपकी मस्टर्ड के अंदर, उस समय ऑयल कंटेंट आपका कितना होने वाला है, तो बोला जाएगा कि सर वहां पर आपकी रेंज वेरी करेगी 38 से 42%। आ गया कि नहीं आ गया आंसर? गॉट द पॉइंट? लेकिन वही बात है, कोई मेरे जैसा बैठा होगा क्लास में, बोलेगा सर हमने परसों ही सरसों का तेल निकलवाया था, 100 किलो सरसों थी, 60 किलो तेल निकला। अब बताओ क्या आंसर करोगे? आप तो गलत बता रहे हो यहां पर, डेफिनेटली गलत है हम। क्यों? क्योंकि उसका आंसर वहां पर इसलिए सही है क्योंकि वो आपका मस्टर्ड जो है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्या हो चुका है, काफी कम हो चुका है। ठीक है, इस 60% पर आता नहीं है, लेकिन बोला जाता है कई बार 50% तक भी ऑयल देखा गया है, लेकिन ड्यू टू द मॉइस्चर इफेक्ट। गॉट द पॉइंट? कोई क्वेश्चन है यहां पर किसी बच्चे का? कोई डाउट है यहां पर किसी बच्चे का? चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या था कि जब लो इंजरी हुई, लो टेम्परेचर इंजरी हुई, हाई टेम्परेचर इंजरी हुई, दोनों ही केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपके टेम्परेचर से बचने के लिए, आपके टेम्परेचर से बचने के लिए कुछ आपके रेक्लामेशन या फिर प्रोसेस करते हैं या फिर कुछ प्रिकॉशन मेजर करते हैं। अब प्रिकॉशन मेजर कैसा हो सकता है? एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में हैवी टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब हाई हुआ तो उस केस में क्या होगा, आपका, आप लोग बोलते हो सर इरिगेशन दे दीजिए, यस और नो, और इरिगेशन भी कैसा, स्प्रिंकलर इरिगेशन दे दीजिए, ऐसा बोलते हो आप लोग, ओके। और सर्दियों में भी बोलते हो सर इरिगेशन दे दीजिए। तो ये तो बड़ी भयंकर बात हो गई कि सर सर्दियों में इरिगेशन क्यों देंगे? भाई आप लोग कभी ठंडे पानी से नहाते हो? सर्दियों में मेरे को लगता है तुम 3-3 महीने नहीं नहाते हो, है ना? दिवाली पे नहाते हो, उसके बाद सीधा होली पे, है? यही तो है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है सर, ठंड लग जाएगी, है ना, जुकाम हो जाएगा, तो प्लांट को भी तो हो सकता है वो। तो फिर आप लोग बोल रहे हो सर इरिगेशन दे दो, तो गलत बात है ना ये तो इरिगेशन। तो आपका कूल सीजन में इरिगेशन नहीं देना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस और नो? कूल सीजन में इरिगेशन, हद है यार। कूल सीजन में भी इरिगेशन की डिमांड होती है, ठीक है? जो लोग नहीं नहाते हैं वो नहा के देखना, ठंड उड़ जाती है। रीजन बताता हूं। अच्छा, कभी खाना बनाया सब लोगों ने? अरे यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, खाना जब बनाते हो आप लोग तो उसके बाद तवा है, जानते हो? अरे भाई पैन जिसके ऊपर रोटी बनाई जा रही है, ओके। वो पैन को कभी खाना बनाने के तुरंत बाद पानी के नीचे किया था? किया था? क्या हुआ था? पानी आपका क्या हो गया था उसके ऊपर पड़ने के बाद? गर्म हो गया था। लेकिन वो तवा क्या हो गया था? यानी कि पैन आपका ठंडा हो जाएगा और आपका पानी क्या हो जाएगा? गर्म। अच्छा, बर्फ निकाली है कभी फ्रिज में से? क्या करते हो उसको तुरंत निकालने के बाद? पानी के नीचे पानी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और सॉरी, बर्फ क्या होती है? पिघल जाती है। पानी क्या हो जाता है? ठंडा। यस और नो? व्हाई? बिकॉज वाटर के पास एक प्रॉपर्टी है, वाटर के पास एक हीट है, और उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं आपका? स्पेसिफिक हीट। और ये स्पेसिफिक हीट जो है वाटर आपका कभी भी किसी को दे सकता है और समय आने पर ले भी सकता है। और उसी की वजह से हम लोग इरिगेशन को यानी कि वाटर को हमेशा यूज कर। अरे यार, एक तो जो लोग लिख रहे हैं ना, पहले सुन लो, फिर आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो सबसे बड़ी समस्या होगी आपकी। ये लिखने वाली चीजें ही नहीं है क्या? ये लिखने वाली चीजें एक पॉइंट लिखने का नहीं है इसमें। ये सारा समझ में आ गया ना, तो उसके बाद कहीं कुछ मत करना चाहें। मैंने क्या बोला? आपका यहां पर वाटर के पास क्या है? एक स्पेसिफिक हीट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, एक पर्सन है, वो एक दिन में 1000 रुपए कमाता है। क्या करता है आपका? 1000 रुपए कमाता है। दूसरा एक पर्सन है
उसका पास हाथ नहीं है। क्या नहीं है आपका? हाथ नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो 1000 रुपए कमा रहा है ये इसको क्या कर देता है? दे देता है। लेकिन कई बार जो जिसके हाथ नहीं है उसकी कुछ लोग हेल्प कर देते हैं, और हेल्प जब करते हैं तो ये क्या कर देता है? इसको वापस दे देता है जब ये रुपए नहीं कमा पाता। तो डेफिनेटली ये पर्सन क्या है? न्यूट्रल पर्सन है। क्या पर्सन है आपका? न्यूट्रल पर्सन है। वैसा ही कौन है? पानी है। पानी हमेशा न्यूट्रल माना जाता है। पानी क्या करता है? जब इसको रिक्वायरमेंट है हीट की, ये ले लेगा। जब इसको देना है किसी को, ये दे देगा। अब आपका बर्फ जो थी वो क्या थी? कूल ऑब्जेक्ट था। तो अपनी हीट वाटर ने क्या कर दिया? उसको दे दी, और खुद क्या हो गया? ठंडा। दूसरी बात, आपका गर्म ऑब्जेक्ट था, हॉट ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर पानी पड़ा। अब उसको पानी को समझ में आया कि भाई ये क्या है? हॉट है। तो उस केस में उसने क्या कर दिया? अपना हीट को ऑब्जर्व कर लिया और उसको क्या कर दिया? कूल कर दिया। खुद क्या हो गया? गर्म हो गया। समझ में आ गया? तो वाटर के पास स्पेसिफिक हीट होती है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना रिलीज करता है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करता है? आपका अपटेक करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर ये बात आपको? तो उसी की वजह से वाटर हमेशा, इरिगेशन हमेशा यूज किया जाता है। अच्छा, तो ये बात आपको माइंड में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, तो यहां पर आपका दोनों ही केस में हम लोग क्या करते हैं? इरिगेशन को यूज करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो अलग अलग केसेस में हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जैसे कि आपने सुना होगा, आपका पॉली हाउस वगैरह को भी यूज कर सकते हैं। किस केस में? जब टेम्परेचर ज्यादा हो या टेम्परेचर कम हो, दोनों ही केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मल्चिंग को यूज किया जा सकता है, टेम्परेचर कम के केस में भी, टेम्परेचर ज्यादा के केस में भी, है ना। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? आपका जो है इरिगेशन हो गया, टेम्परेचर ज्यादा के केस में मेन यही पॉइंट है। अच्छा हाँ, कई बार जो है टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो आपका इरिगेशन के साथ साथ फर्टिगेशन के साथ इरिगेशन के साथ साथ हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी प्लांट में जाएगा, तो वो आपका क्या करेगा? सर्वाइव कर सकता है। तो ये चीजें कुछ है जो हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेजरली वाटर के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो आपको समझ में आना चाहिए था। और उसके बाद में आपका एक पॉइंट और रहता है कि आप लोग हमेशा लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में पढ़ते हो जब टेम्परेचर को पढ़ते हो। लैप्स रेट का मतलब आप लोग बोलते हो, लैप्स रेट की वैल्यू बोलते हो। क्या बोलते हो? कि सर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या 3.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000, यही तो बोलते हो भाई, वैल्यू तो यही बोलते हो। क्या बोलते हो? कि सर जब हम लोग आपका हाइट पर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब आप लोग जैसे जैसे हाइट पर बढ़ते जाते हो टेम्परेचर आपका क्या होता जाता है? कूल होता जाता है। आपने सुना होगा एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं? सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, सेकंड आपका स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड आपका मीजोस्फियर, चौथा आपका एक्सोस्फियर। अब यहां पर जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कहां आकर करती हैं? आपकी ट्रोपोस्फियर में। बादल आपके आने, बारिश आना, टेम्परेचर ठंडा होना, कूल होना, है ना, ये सारा कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर में। और बोला जाता है कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे आप हाइट पर बढ़ते जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कूल होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कैसे। आप लोग मैदान में रहते हो, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, और जैसे ही आप लोग कहाँ जाओगे? पहाड़ पर जाओगे, टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? कूल डाउन। हिमाचल में आपका, उससे आगे जाओगे जम्मू कश्मीर में, टेम्परेचर क्या हो रहा है? कूल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका हाइट बढ़ता जा रहा है, और हाइट बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर का डाउनफॉल होता है वो बोला जाता है कि 1 किलोमीटर पर आप जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज लैप्स रेट। ये क्या होता है आपका? लैप्स रेट। मतलब अगर टेम्परेचर यहां पर आपका कितना था? 36.5 डिग्री था, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताओ जरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन आपकी और बोलते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट। इसके अंदर कोई अलग चीज नहीं है, बस ये बोलते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 9.8 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस। ये किस केस में होता है? जब एनवायरमेंट के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता। जब एनवायरमेंट के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन रेज होता है कि सर ऐसी सिचुएशन बताइए कहां पर होता है? आपका जो अफ्रीकन कंट्रीज है या फिर आपके डेजर्ट एरियाज हैं, वहां पर एनवायरमेंट में मॉइस्चर जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है आपका? नेग्लिजिबल। तो बोलोगे सर
आपका पानी होता है तब ये टेम्परेचर कम डाउन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पानी नहीं है तो डेफिनेटली टेम्परेचर ज्यादा कैसे डिक्रीज हो सकता है? मतलब यहां पर आपका क्या था, 39.8 था, तो यहां पर आपका 30 हो गया। ये डिफरेंस यहां पर 6.5 का था, यहां पर 9.8 का हो गया। क्या रीजन रहा? तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं। आपने कभी पानी को गर्म किया है? अरे भाई यस और नो? कभी पानी को गर्म किया है आप लोगों ने? अच्छा, आपने किस में गर्म किया था पानी को? आपके पास क्या था, बाउल था? स्टील का बाउल था? ओके, अगर आपके पास स्टील का बाउल था और आप लोग पानी गर्म कर रहे थे तो आपने क्या किया था, उसको बाउल को वैसे ही रख दिया था, और एक आपने क्या किया, उसमें से पानी बाहर निकाला और बाउल को साइड में रख दिया। अच्छा, अब बताइए बाउल कौन सा जल्दी ठंडा होगा, जिसमें पानी है या जिसमें से पानी निकाल लिया है? जिसमें से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है वो जल्दी कूल डाउन होगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर के पास भी क्या प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है। पहले वाटर अपनी हीट को लॉस करेगा, फिर वो बर्तन अपनी हीट को लॉस करेगा। यस और नो? सेम ये केस यहां पर भी आपका होता है। एनवायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है और मॉइस्चर क्या करता है, एनवायरमेंट से जो हीट आती है उसको एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो डेफिनेटली टाइम के साथ ये अपनी हीट को लूज भी धीरे धीरे करेगा। यस और नो? तो अगर वहां पर मॉइस्चर नहीं होगा तो उस केस में जल्दी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और इसीलिए एडियाबेटिक लैप्स रेट कितना होता है, 9.8 डिग्री सेल्सियस, और लैप्स रेट कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। और ये आपसे पूछा जाता है केवल वैल्यू, ये नहीं पूछा जाता होता क्या है, लेकिन वैल्यू पूछते हैं। तो वैल्यू याद कर लोगे आप लोग? यस और नो? तो आपका क्या हुआ यहां पर, केवल टेम्परेचर। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, ऑनलाइन वालों क्या समस्या है, आप लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हो, बोलो जरा। अभी ये जितने लोग गए हैं पहले तो इनका वही कर लेते हैं, इनके साथ ही हिसाब किताब। कौन सी मीटिंग है भाई आप लोगों की? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है? देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लोग या तो लगातार क्लास लगाइए या आप लगातार क्लास से बाहर रहिए। अगर ये आना जाना करना है तो ना तो शादी चल रही है ना ही कोई प्रोग्राम चल रहा है, आइदर आप क्लास में आइए आइदर आप क्लास में मत आइए। दिस इज डायरेक्ट रूल। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग वीडियोस देखिए, ठीक है, आपके पास मौका है, लेकिन मजे मत लीजिए। क्लास से आते जाते तो बहुत खुंदक चढ़ती है, यहाँ पर मैसेज आता है कि ये पर्सन गया है अभी। बहुत सारे लोगों को बार बार देखते हैं। देखो बेटा, नहीं लगाना है क्लास मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये डिस्टरबेंस हम लोग सहन नहीं करेंगे। मेरी क्लास में तो मैं सहन नहीं करूंगा, ठीक है? चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे। गॉट द पॉइंट? क्योंकि आप लोग भी जानते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ा रहे हो कहीं या आप कुछ और कर रहे हो और बार बार आपको कोई डिस्टर्ब करे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? इज दैट गुड? चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आया सब लोगों को? भाई ऑनलाइन वालों मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको समझ में आया? पक्का? चलिए, तो ये एक टॉपिक था जो कि नॉर्मल है और सिंपल है, बट आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है? इतने दिन में और होता है एक टॉपिक, दो टॉपिक। अब आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है और प्रेसिपिटेशन है और ह्यूमिडिटी है, ये सारे क्या हैं, एक दिन के टॉपिक हैं, ठीक है? जिनको हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो आप लोग इनको पढ़कर आइए,
बाकी आपके जो भी डाउट हैं आप लोग यहाँ से ले सकते हो, अभी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मैं फिर बोलता हूँ, प्लीज़ मेक ए कंटिन्यूटी इफ़ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू क्रैक योर एग्जाम। और मैं आपको इतना बोल देता हूँ कि हर बार आप लोग आपके पेरेंट्स के पैसे बर्बाद करते हो, ठीक है।